काव्या इस वक्त आदित्य को देख रही थी, जो कि कंसंट्रेट के साथ उसके गालों पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा था। काव्या उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी, जो इस वक्त बेहद सीरियस लग रहा था। आदित्य के हाथ में न जाने ऐसा क्या जादू था कि काव्या के गालों का दर्द गायब ही हो गया था, या फिर वह आदित्य को देखने में इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसका ध्यान अपने दर्द पर था ही नहीं। उसने आदित्य को देखते हुए मन ही मन कहा, क्या कोई इंसान सच में इतना हैंडसम हो सकता है कि उसे देखते ही सारी तकलीफें भूल जाए इंसान। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आदित्य इतना पसंद कब आने लगा कि बस आदित्य को देखने से ही उसे सुकून मिलने लगा था। वहीं काफ़ी देर बाद आदित्य ने काव्या के दोनों गालों पर ऑइंटमेंट अप्लाई करके अपने हाथों को टिश्यू पेपर से साफ करके काव्या की तरफ देखकर थोड़ी सख्त आवाज में कहा, अगली बार से अगर इस तरह की बदतमीजी किसी ने भी तुम्हारे साथ की तो खड़ी खड़ी देखना मत। बाद में जो कुछ भी होगा वह मैं संभाल लूंगा। तुम्हें हर किसी को ईंट का जवाब पत्थर से, लोहे का रॉड से देना है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा नीचे झुका लिया। यह देख आदित्य ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैंने क्या कहा वह तुम्हें समझ आया ना? काव्या ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, हाँ, पर अगर मेरी वजह से कभी आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए तो? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाते हुए कहा, आदित्य कपूर नाम है मेरा। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मुश्किल को चुटकी बजाते सॉल्व करने की हिम्मत रखता हूँ मैं। इसलिए तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगली बार से मुझे अगर पता चला कि किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है और तुमने चुपचाप सब कुछ देखा है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गलत करने वाले जितना ही गलत होते हैं, सहने वाला भी उतना ही गलत होता है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कहा, कोई जानबूझकर अपने साथ गलत नहीं होने देता। इंसान की मजबूरी से खुद के साथ गलती होने देती है। वह लंदन की रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है और मैं एक मामूली लड़की। उसके सामने मेरी क्या ही औकात है। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद अभी तक मैं किसी जेल में होती या फिर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती। यहाँ पर सिर्फ पैसों का राज चलता है। अगर आप भी द ग्रेट आदित्य कपूर नहीं होते तो शायद आप मुझे वहां से कभी यहाँ पर नहीं लेकर आ पाए होते। काव्या की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया, क्योंकि काव्या कहीं ना कहीं सच कह रही थी। पर आदित्य ने एटीट्यूड के साथ काव्या की तरफ देखते हुए कहा, इसलिए इंसान को मेहनत करके खुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए। और मैं दुनिया को अपने सामने झुकाने की हिम्मत रखता हूँ। मैंने खुद को इस काबिल बनाया है कि दुनिया मेरे सामने अपना सिर झुकाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पैसे वाले एरोगेंट लगते हैं। मुझे अगर किसी चीज़ से फर्क पड़ता है तो वह चीज़ से कि लोग मेरी मेहनत को कपूर फैमिली का पैसा बताते हैं, जबकि मैंने अपना बिजनेस शुरू करने में कपूर फैमिली की तरफ से 1 रुपए भी नहीं लिया था। मैंने खुद के दम पर अपनी एक एक कंपनी खोली और आज मेरी कंपनी दुनिया की टॉप 3 कंपनी में से एक है। मैं इस सब के लिए अपनी रातों की नींद गंवा दी है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता। सक्सेस के पीछे इस कदर पागल हो जाना पड़ता है कि खुद को भूलना पड़ता है। काव्या चुपचाप आदित्य की बातें सुन रही थी। उसे आदित्य की बातें कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लग रही थी। वहीं काव्या को चुप देखकर आदित्य ने कहा, फिलहाल तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कभी कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा। आदित्य की बात काव्या के दिल को छू गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप कभी मुझे चोट नहीं पहुंचने दोगे और मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर कर दोगे। पर आपके जाने के बाद तो मुझे खुद को संभालना सीखना ही होगा ना। इसलिए आप हर वक्त मुझे खुद के ऊपर डिपेंड होना मत सिखाइए, क्योंकि मैं आगे चलकर खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। मुझे खुद भी काबिल बनना होगा। आखिर कब तक आपकी उंगली पकड़ कर चलती रहूंगी? एक न एक दिन तो मेरा हाथ छोड़ ही देंगे। कहकर काव्या ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वहीं उसकी बात सुनकर आदित्य दोबारा चुप हो गया, क्योंकि उसे भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद आ गया था। उसे चुप देखकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सब छोड़िए, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 8 महीने बाकी है। काव्या की बात सुनकर आदित्य को याद आया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को 4 महीने हो चुके हैं।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काव्या के साथ उसके 4 महीने बीत चुके हैं। यह सोचकर ही कि अब काव्या बस उसके पास 8 महीने के लिए है, उसे अजीब सा लगने लगा। पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, ये सब छोड़ो और चलो। कुछ देर बाद वह लोग आदित्य के विला वापस आ गए। विला आने के बाद काव्या सीधा ऊपर अपने कमरे में चली गई। आदित्य भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गया। उसने काव्या की तरफ देखा, जो कि अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी और अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसने कहा, क्या तुम्हें नींद आ रही है? काव्या ने अपनी आंखें खोलकर धीमी आवाज में कहा, हाँ मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, ठीक है, पर पहले तुम दवाई खा लो ताकि तुम्हारे रेसेस जल्दी ठीक हो सकें। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कहा, मैंने दवाई खा ली है, अब आप जाइए, मुझे सोना है। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डिनर के टाइम पर उठा दूंगा। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। काव्या ने अपना सिर हिलाया और आदित्य वहां से चला गया। आदित्य के जाने के बाद काव्या ने अपनी आंखें बंद कर दी और वह बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। इस वक्त वह अकेली रहना चाहती थी, जिस वजह से उसने आदित्य को नींद का बहाना बनाकर यहाँ से भेज दिया था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, जिनका जवाब वह खोजना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य लिविंग रूम में आकर काव्या के बारे में ही सोच रहा था। काव्या के चेहरे को देखकर वह समझ गया था कि काव्या जरूर कुछ सोच रही है। इनफैक्ट वह भी कुछ सोच रहा था। उसने जल्दी से अपने रूम में आकर किसी को कॉल लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें जिसका पता लगाने के लिए कहा था, क्या तुमने उसका पता लगा लिया है? दूसरी तरफ से उस इंसान ने कहा, सर, हमने काफी कोशिश की, पर हमें 15 साल पुरानी कोई भी डिटेल नहीं मिल रही है। हमने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अब तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। उस इंसान की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इतने दिन हो गए और तुम अब तक सिर्फ एक लड़की का पता नहीं लगा पाए? मैं तुम लोगों को फ्री के पैसे नहीं देता हूँ, करोड़ों में पैसे देता हूँ तुम लोगों को, और तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। आदित्य का गुस्सा देखकर दूसरी तरफ से उस इंसान ने डरते हुए कहा, सर, हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। आदित्य ने गुस्से से कहा, यही तुम्हारे लिए सही होगा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद उसने अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई बेबी? एक बार तुम वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अगर तुम मेरे पास होती तो शायद मुझे नाटक और इस सब की जरूरत भी नहीं पड़ती। सब कुछ सही होता। प्लीज वापस आ जाओ, कहकर आदित्य बेड पर बैठ गया। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का हंसता चेहरा आ गया, जिसे याद करके वह मुस्कुराने लगा। पर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने काव्या का चेहरा घूमने लगा, जिसमें काव्या मुस्कुरा रही थी। काव्या का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर उसने झट से अपनी आंखें खोलकर खुद से कहा, काव्या का चेहरा क्यों दिख रहा है मुझे? उसने खुद से कहा, आदित्य, तू क्या सोच रहा है? तेरी लाइफ में बस तेरी बेबी के लिए जगह है, तू किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। आदित्य ने खुद को डांटते हुए कहा, पर उसका दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर वह अब कर ही क्या सकता था। काफी देर तक वह अपने जज्बातों के साथ उलझा रहा। आखिर में जब उसे कुछ समझ में नहीं आया, वह स्टडी रूम में जाकर अपना काम करने लगा। आदित्य हमेशा खुद को फ्रेश करने के लिए, अपना मन शांत करने के लिए काम ही करने बैठता था, और एक बार वह काम करने के लिए बैठ गया, वह सब कुछ भूल जाता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वह अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गया कि वह सब कुछ भूल गया। शाम के 7 बजे आदित्य को एहसास हो गया कि उसे काम करते करते 3 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है। तभी उसे याद आया कि शाम को काव्या अपने रूम में सो गई थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सीधा काव्या के रूम में आ गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो उसे बेड पर छोटे बच्चों की तरह सिकुड़ कर सो रही काव्या दिखी। काव्या को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे से अंदर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, काव्या उठो, डिनर का टाइम हो गया है। आदित्य की आवाज सुनकर भी काव्या ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि वह इस वक्त गहरी नींद में थी। आदित्य ने दोबारा कहा, काव्या आंखें खोलो, उठो, चलो, डिनर का टाइम हो गया है। आदित्य ने दोबारा कहा, पर फिर भी काव्या नहीं उठी। यह देखकर आदित्य ने उसे हिलाते हुए कहा, काव्या उठो। आदित्य के इस तरह से हिलाने के कारण
काव्या डर के मारे उठकर बैठ गई। वहीं उसे डरकर उठकर बैठता देखकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी क्यों डर गई तुम? मैं कोई भूत नहीं हूँ। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, इस तरह से कौन उठाता है डराकर? आप मुझे शांति से भी तो उठा सकते थे ना। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ शांति से, पर तुम उठने को तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे यह तरीका आजमाना पड़ा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हम जल्दी उठ जाते हैं। आपने हमें ठीक से उठाया नहीं और अब हम पर ही इल्जाम लगा रहे हो। काव्या की बात सुनकर आदित्य उसे घूरने लगा। वहीं आदित्य को खुद को घूरता देखकर काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अब आप हमें घूर क्यों रहे हो? हमारे फेस पर कुछ लगा है क्या? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह वहां से सीधा बाहर चला गया। वहीं काव्या ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और वह भी उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद वह भी फ्रेश होकर नीचे लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम में उसे आदित्य कहीं नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि आदित्य टीवी देख रहा था। टीवी पर बिजनेस न्यूज चल रही थी। यह देख काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई ऐसी बिजनेस न्यूज दिन भर कैसे देख सकता है? इतना ज्यादा वर्कहॉलिक होना भी सही बात नहीं है, उसने मन ही मन कहा। तभी आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, वर्कहॉलिक हूँ इसलिए आज इस मुकाम पर हूँ, वरना मेरी उम्र के कई लोग बार में जाकर शराब के नशे करते हैं, सक्सेस की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचते। आदित्य की बात सुनकर काव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता कि मैं यही सोच रही थी? काव्या की बात सुनकर उसका मुंह खुला हुआ देखकर आदित्य ने कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। जितना बचा है उसे संभाल कर रखो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बिना दिमाग के ही तुम धरती पर रह जाओ। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने गुस्से से कहा, आप हमें बददिमाग कह रहे हो? काव्या की बात पर आदित्य ने कहा, अगर तुमको खुद को लगता है कि तुम बददिमाग हो तो तुम हो। आदित्य इनडायरेक्टली काव्या का मजाक उड़ा रहा था। आदित्य की बात सुनकर काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने थोड़े गुस्से से कहा, बहुत ही ज्यादा बुरे हो। इस तरह से कोई हमारी इंसल्ट करेगा तो हमें अच्छा लगेगा क्या? और आप हमारे मुंह पर ही हमारी इंसल्ट करके हमें ही बता रहे हो। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई करते हैं या फिर तुम्हारे सामने बुरे हैं, उनसे ज्यादा खतरा नहीं होता, बल्कि जो तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा स्वीट बिहेवियर करके पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वह लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए उनसे बचकर रहना। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कुछ नहीं कहा और वह भी सोफे पर बैठ गई। उसने धीरे से रिमोट उठाकर कार्टून चैनल लगा दी। यह देखकर आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, कितने साल की हो तुम? काव्या ने छोटे बच्चों की तरह कहा, हमने पिछली बार भी तो बताया था कि हम 21 साल के हैं, फिर आप दोबारा वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? काव्या की बात पर आदित्य ने कहा, तो 5 साल के बच्चों की तरह कार्टून क्यों देख रही हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कार्टून देखने से सारी परेशानियां भूल जाते हैं हम। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। काव्या की बात सुनकर आदित्य कार्टून को देखते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इस घटिया कार्टून को देखकर किसका माइंड फ्रेश हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोकर डांस कर रहा हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ? जोकर दुनिया का सबसे अच्छा काम करता है। वह हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। अपना मजाक उड़ाकर दूसरों को मुस्कुराने के लिए मजबूर करना, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम हमेशा उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं जो हार्ड वर्क करता है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि कोई उस इंसान की इज्जत नहीं करता है, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। दुनिया इज्जत करते हैं सड़क पर नाचने वालों की, सोशल मीडिया पर अपनी बॉडी दिखाकर भी उसे कमाने वालों की, ना कि गरीबों की मदद करने वालों की। यही दुनिया है। आदित्य की बात सुनकर काव्या चुप हो गई, तो उसने आदित्य की तरफ देखकर एक सीरियसली आवाज में कहा, हमें आपसे एक सवाल पूछना था, क्या आप हमें जवाब देंगे? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, पूछो। काव्या ने गहरी आवाज में कहा, आप हमारी इतनी परवाह क्यों करते हैं? अगर कोई हमारी इंसल्ट भी करता है तो भी आप इतना ज्यादा गुस्सा करने लगते हो। हमें चोट लगती है तो आप खुद हमारी केयर करते हो,
आखिर क्यों आप हमारी इतनी केयर करते हो? काव्या की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया, पर अगले ही पल उसने कहा, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। काव्या ने कहा, मैं आपकी एक फेक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूँ, बस कुछ ही वक्त के लिए। उसके बाद आपके और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। और वैसे भी दुनिया को तो नहीं पता कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो दुनिया के सामने आपको मेरी केयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी आप मेरी इतनी परवाह करते हैं कि कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? काव्या की बात सुनकर आदित्य काव्या की तरफ देखने लगा। वहीं उसे चुप देखकर काव्या ने कहा, मैंने कहा मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? आदित्य भी चुप ही रहा। काव्या ने इरिटेट होते हुए कहा, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आपके पास इसका जवाब नहीं है? काव्या की बात पर आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरा खुद की केयर करना पसंद नहीं है, जो तुम मुझे ये सवाल कर रही हो? आदित्य ने काव्या के सवाल के बदले उसे दूसरा सवाल कर डाला। वहीं आदित्य का सवाल सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आखिर काव्या को क्यों बुरा लगता आदित्य का उसकी केयर करना? उसे तो अच्छा लगता था कि कोई है जो उसकी भी परवाह करता है। पर उसके दिमाग में हर वक्त हर पल यही चलता था कि आदित्य उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। इसलिए आज उसने ये सवाल आदित्य से कर डाला था। पर अब उसका ही सवाल सुनकर काव्या चुप हो गई। आदित्य ने कहा, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। आदित्य का सवाल को सुनकर काव्या ने कहा, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दो, हम उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। आदित्य ने कहा, मैंने कई बार कहा है कि मैं तुम्हारी परवाह इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड हो। पर आदित्य ने फेक पर ज्यादा ही जोर दिया था, क्योंकि हर बार काव्या इसी शब्द को उन दोनों के बीच में लेकर आती थी। काव्या भी समझ गई कि आदित्य ने उसके लिए ही कहा है। काव्या ने कहा, पर मैं अभी अभी आपसे कहा ना कि किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, सिर्फ दादी माँ और कुछ लोगों के अलावा। फिर भी आप सबके सामने मेरी इतनी परवाह करके उन लोगों को यह कहते हो कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। आगे चलकर इस वजह से आपको और मुझे कई मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं। आगे जब आपकी जिंदगी में आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वह लड़की आ जाएगी, तो उसे कितना बुरा लगेगा यह जानकर कि आप मेरी इतनी परवाह करते हो। और आगे जब मेरी लाइफ में कोई और आएगा और उसे पता चलेगा कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में थी, तो शायद वह भी मुझसे दूर हो जाएगा। काव्या के मुंह से यह सुनकर कि आगे चलकर वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, आदित्य को गुस्सा आने लगा। पर उसने कुछ नहीं कहा। पर काव्या उसके चेहरे का गुस्सा साफ साफ देख सकती थी। पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य को गुस्सा किस बात पर आ रहा है। इसलिए उसने शांति से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, प्लीज बताइए ना, आप मेरी इतनी परवाह क्यों करती है? और मुझे इसका रियल रीजन जानना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रियल रीजन यह नहीं है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। काव्या के बार बार सवाल पूछने के कारण अब आदित्य इरिटेट हो चुका था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, तुम क्यों बार बार एक ही सवाल कर रही हो, जबकि मैंने इसका जवाब तुम्हें पहले ही दे दिया है। तुम लड़कियों की आदत होती है एक ही सवाल को बार बार रिपीट करके पूछना और दूसरों को तंग करना। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने कुछ कहना चाहा, तभी आदित्य ने कहा, नो मोर क्वेश्चंस। इसका जवाब मैं तुम्हें दे दिया है। अगर तुम्हें मानना है तो तुम मान सकती हो, नहीं मानना है तो मत मानो। अब चुपचाप चलो डिनर करने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग गई है। इतना कहकर आदित्य तेजी से वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। वहीं काव्या पीछे से हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। उसने खुद से कहा, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हो। कुछ तो ऐसी बात है जिसे आप मुझसे छुपा रहे हो, और मैं उस बात का पता लगाकर ही रहूंगी। कहते हुए काव्या मुस्कुराने लगी। उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरी परवाह क्यों करते हो, पर आपको मेरी परवाह करना मुझे पसंद है। कहकर वह मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त दिन का टाइम हो रहा था। मुंबई के लोखंडवाला में एक तंग सी गली, जहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे, वहां पर एक घर जो काफी पुराना लग रहा था। उस घर के एक छोटे से कमरे में एक लड़की घुटनों के बल अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी टाइम से रो रही हो। तभी बाहर से किसी ने उसके रूम के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ से मारते हुए कहा, आसना, क्या हो गया है तुझे? 2 दिन से तू रूम से बाहर नहीं निकली।
क्या हुआ है तुझे बता। अगर तू इसी तरह घर में बैठी रहेगी तो तेरे भाई बहन और मैं और तेरे बाबा हम सब भूखे मर जाएंगे। तू समझती क्यों नहीं है। अगर तू बाहर जाकर कमाएगी नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। बाहर कोई और नहीं, आसना की माँ थी, जिसे आसना से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए बस आसना उसके घर को चलाने का एक जरिया थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर आसना ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ मैं ठीक हूँ और मैं आज काम पर जा रही हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली आसना की बात सुनकर कि वह काम पर वापस जा रही है, उसकी माँ ने चैन की सांस ली और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वहीं दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद होती है। आसना ने दोबारा अपना चेहरा घुटने में छुपाया और रोने लगी। उसने रोते हुए खुद से कहा, कोई नहीं मेरे पास जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, जिसे बता सकूं इस वक्त मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ। भगवान, आखिर मैंने कौन से पाप किए थे जो आपने मुझे इस घर में पैदा किया। ना तो मेरी माँ को मेरी कदर है, ना ही मेरे बाप को। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये दोनों मेरे असली माँ बाप हो सकते हैं, क्योंकि किसी के भी माँ बाप अपने बेटे बेटियों को देखते ही समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। पर मेरे माँ बाप तो मेरी आंखों में आंसू देखकर भी नहीं समझ सकते कि इस वक्त मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। उन्हें बस इस चीज़ से मतलब है कि मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। हे कान्हा जी, आखिर ऐसी जिंदगी क्यों दी आपने मुझे। कहकर वह दोबारा रोने लगी। तभी उसके बगल में रखा हुआ उसका मोबाइल बजने लगा। उसने अपने आंसू भरी आंखों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसने बिना कुछ सोचे समझे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से बार की मैनेजर ने गुस्से से कहा, आसना, तो बिना इन्फॉर्म किए पिछले 2 दिनों से बाहर नहीं आ रही हो। क्या मैं जान सकता हूँ इसकी कोई वजह। मैनेजर की बात सुनकर आसना ने शांत आवाज में कहा, मैनेजर, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। मेरी आपको कॉल करके बताने की भी कंडीशन नहीं थी। आज मैं थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ। हो सके तो मैं शाम को आ जाऊंगी। मैनेजर, जो कि आसना को सुनाने के लिए ही उसने कॉल कर रहा था, जैसे उसने आसना की ऐसी आवाज़ सुनी, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है, तुम शाम को आ जाना। कहकर मैनेजर ने कॉल कट कर दिया। मैनेजर की कॉल रखते ही आसना ने आंसू भरी आंखों से मोबाइल की तरफ देखा और खुद से कहा, पता नहीं अब कब तक मैं डांस करके अपने घर वालों का पेट पाल पाऊंगी। कहते हुए उसकी आंखों से बेनता आंसू गिर रहे थे। उसने याद किया, जब वह अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल गई थी तब डॉक्टर ने उससे क्या कहा था। फ्लैशबैक। आसना ये जानने के बाद कि वह प्रेग्नेंट है बुरी तरह से टूट गई थी। पर आखिर में अपने परिवार वालों के बारे में सोचकर उसने जैसे तैसे खुद को हिम्मत दी और वापस उसी क्लिनिक में आ गई जिस क्लिनिक में उसने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट की थी। क्लिनिक में आने के बाद डॉक्टर ने जब आसना को दोबारा देखा तब डॉक्टर ने डायरेक्ट कहा, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप इतनी ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर आसना ने रोते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज, अबॉर्शन कराना है, अभी के अभी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर, जो कि आसना के जवाब का इंतजार कर रही थी, उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि आसना अपने बच्चे को गिराना चाहती है। उसने आसना की तरफ देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं। अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने आपको बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपने बच्चे को मारना चाहती हैं। आप जानती हैं ना, गर्भपात कराना कितना बड़ा क्राइम है। डॉक्टर की बातें सुनकर आसना ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ, पर इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं कुंवारी माँ हूँ। मैं एक बार डांसर हूँ जो एक आदमी की हैवानियत का शिकार हो गई और आज ये आदमी की हैवानियत की निशानी मेरे पेट में पल रही है, जिसे मैं चाह कर भी अपने पास नहीं रख सकती। प्लीज डॉक्टर, मेरी मदद कीजिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। कहते हुए आसना घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। आसना की बात सुनकर डॉक्टर ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, अगर ऐसी बात है तो जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वैसे तो ये गैर कानूनी है। जब तक बच्चों के पिता साइन करके फॉर्म सबमिट नहीं करते थे तब तक एबॉर्शन नहीं कर सकते। पर तुम्हारी बात सुनकर मुझे नहीं लगता कि वह इंसान कभी यहाँ आएगा और तुम उसे बुलाना चाहोगी। इसलिए तुम टेंशन मत लो। हम पहले कुछ टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम कब अबॉर्शन कर सकते हैं।
डॉक्टर की बात सुनकर आसना ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी है। डॉक्टर ने कहा, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक औरत हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आसना के सारे टेस्ट कर लिए थे और उनके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। वहीं आसना उनके चेहरे पर आई परेशानी को देखकर खुद भी घबरा रही थी। उसने डरते हुए कहा, डॉक्टर क्या हुआ, प्लीज बताइए मुझे। आसना की बातें सुनकर डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तुम्हारा अबॉर्शन नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर आसना ने हैरानी से कहा, डॉक्टर आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने आपको बताया ना कि इस बच्चे को मैं नहीं रख सकती, ना ही इसका मेरे साथ कोई फ्यूचर है, ना ही मैं इसे एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। आसना की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, आसना मैं जानती हूँ, पर अगर मैंने या किसी और डॉक्टर ने भी तुम्हारा अबॉर्शन किया तो तुम दोबारा कभी माँ नहीं बन पाओगी। डॉक्टर की बात सुनकर आसना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हमने अबॉर्शन किया तो तुम फ्यूचर में कभी कंसीव नहीं कर पाओगी। आज मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है, पर फैसला अब तुम्हें खुद लेना है। अगर तुमने आज उस बच्चे को गिरा दिया तो फ्यूचर में शायद तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, और एक माँ ना बनने का दुख क्या होता है यह तो तुम जानती ही हो। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गई। डॉक्टर की बात सुनकर आसना ने रोते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज कोई और रास्ता तो होगा ना, मैं क्या करूं? आपने जो कहा उसके बाद मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं फ्यूचर में अपने खुद के बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। मैं अपनी एक गलती की वजह से अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज डॉक्टर कुछ और बताइए। डॉक्टर ने कहा, आसना तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस बच्चे को जन्म देने के अलावा। आखिर में डॉक्टर ने आसना को काफी कुछ समझाया और उसके बाद आसना क्लिनिक से निकल गई। इस वक्त उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। इस वक्त उसके पेट में एक अजनबी का बच्चा पल रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि अब वह क्या करे। उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आसना ने खुद को संभाला और सड़क के किनारे बैठ गई। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इस रास्ते पर आकर खड़ी हो चुकी हूँ। इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत, बेइंतहा नफरत। कहकर आसना ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने सूरज का चेहरा आ गया, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, एक दिन तुम्हें इस गलती का एहसास जरूर होगा। कहकर उसने खुद को संभाला और खड़ी हो गई। जैसे तैसे आसना अपने घर आ गई और पिछले 2 दिनों से वह अपने रूम में इसी तरह से रो रही थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। 2 दिनों से ना जाने उसकी माँ ने उसे कितनी गालियां दे दी थी, पर फिर भी आसना उनकी सारी बातों को इग्नोर करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे वह कुछ भी क्यों ना करे, उसकी माँ को उससे हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। कैलिफोर्निया में इस वक्त रात का टाइम हो रहा था। काव्या बालकनी में बैठकर चांद को देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर 3 दिन कैसे बीत गए, आपके साथ रहते हुए एहसास ही नहीं होता कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, और जब आप दूर होते हैं तब ऐसा लगता है कि एक घड़ी जीने में 1 साल का समय लग रहा है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं आपसे इतना जुड़ाव कब से हो गया। आपके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ये जानते हुए भी कि आप मेरे नसीब में नहीं हो। दिल हर वक्त यही दुआ करता है कि बस उस खुदा से आपको हमेशा हमेशा के लिए मांग लूं और अपने सीने में छुपा कर रख लूं। काव्या आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। काफी देर बाद उसने खुद से कहा, हे भगवान, हम उनके बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं। चलो अब हमें नीचे जाना चाहिए। इतना कहकर काव्या रूम में आ गई और फिर नीचे लिविंग रूम में आ गई। उसे आदित्य कहीं नजर नहीं आया। उसने चारों तरफ देखकर आदित्य को ढूंढने की कोशिश की, पर आदित्य वहां पर था ही नहीं। आखिर में उसने खुद से कहा, लगता है किसी मीटिंग में गए होंगे। इतना सोचकर वह टीवी के सामने आकर बैठ गई और उसने टीवी ऑन की। टीवी ऑन करते ही सबसे पहले टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हो रही थी। काव्या जैसे जैसे उसको देख रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट और हैरानी के एक्सप्रेशन आ रहे थे। उसने खुद से कहा, क्या सच में यह सब इन्होंने किया? इतना कहते हुए वह चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है क्या वह सही है।
काव्या अभी भी हैरानी से टीवी पर चल रही न्यूज़ को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दोबारा न्यूज एंकर इंग्लिश में कहने लगी, जैसा कि आप जानते हैं कि लंदन की रॉयल फैमिली की प्रिंसेस क्रिस्टीना कितनी ज़्यादा एरोगेंट है। हमें उसका एक और सबूत मिल गया है। प्रिंसेस क्रिस्टीना कई नॉर्मल सिटीजन के साथ बदतमीजी करती हुई दिखाई दे रही हैं इन सभी वीडियो में। तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक प्रिंसेस को इस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए या उन्हें काइंड होना चाहिए। उसके बाद कहते ही वहाँ पर कई सारे वीडियो चलने लगे जहाँ पर कैटरीना कई लोगों के साथ बदतमीजी कर रही थी और कई लोगों को तो उसने ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया था। उन सभी वीडियो में कैटरीना काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट नज़र आ रही थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट भी नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी हिंदी टीवी सीरियल की विलन हो। तभी उस एंकर ने घबराते हुए कहा, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रिंसेस क्रिस्टीना के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अभी अभी हमारे हाथ में एक वीडियो लगा है जिसमें प्रिंसेस क्रिस्टीना काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रही हैं। तो आप सभी देखिए इस वीडियो को। इतना कहते ही वहाँ पर एक और वीडियो नज़र आने लगा जिसमें क्रिस्टीना एक लड़के को अपनी तरफ खींचकर जबरदस्ती किस कर रही थी और वह लड़का उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि उस लड़के के बगल में एक और लड़की खड़ी थी जो कि काफी खूबसूरत थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उस लड़के की गर्लफ्रेंड हो और वह लड़का कैटरीना को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर कैटरीना उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। कुछ देर में कैटरीना ने उस लड़के को छोड़ा और मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखने लगी। वह लड़का गुस्से से कैटरीना को देख रहा था। कैटरीना उस लड़की के पास आकर खड़ी हो गई। कैटरीना ने उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए गुस्से से कहा, तूने देखा मैंने तेरी आंखों के सामने तेरे ही पति के साथ मैंने क्या किया। तो तू ही सोच कि तेरी क्या ही औकात है मेरे सामने। अगली बार से अपनी ये जुबान खुलने से पहले 1000 बार सोच लेना कि तू किसके सामने बात कर रही है। इस बार तो बस तेरे पति को तेरे सामने किस किया है। अगली बार कहीं इसके साथ सब कुछ ना कर लूं। कहते हुए वह हंसने लगी। वहीं इसी वीडियो के तुरंत बाद एक और वीडियो नजर आने लगा। काव्या तो यह सब कुछ देखकर हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लंदन की प्रिंसेस के साथ आखिर ये सब करने की किसकी हिम्मत हो सकती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसके दिमाग में सबसे पहले आदित्य का ख्याल आया, पर बाद में उसने कहा, वह ऐसा क्यों करेंगे। तभी दोबारा उसने सोचा, पर उन्होंने तो प्रिंस विलियम को धमकी दी थी कि वह उनकी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। कहीं सच में यह सब इन्होंने ही तो नहीं किया। काव्या ने खुद से सवाल किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी वह सोच रही है वह सही है या गलत। फिर उसने खुद से कहा, अगर ये सब इन्होंने किया है तो कहीं इन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारी वजह से अगर इन्हें कुछ हुआ तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। काव्या ने खुद से कहा और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, आपके सर कहाँ हैं। उस नौकर ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, मैडम सर थोड़ी देर पहले ऑफिस के लिए निकल गए। यह सुनकर कि आदित्य घर पर नहीं है, काव्या ने खुद से कहा, हम क्या करें। हमें इनका ऑफिस भी कहाँ है ये भी नहीं पता। फिर उसने अपने नौकर की तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में कहा, क्या आपको उनका ऑफिस पता है। हमें उनके ऑफिस जाना है। उस सर्वेंट ने अपना सर झुकाकर रिक्वेस्ट के साथ कहा, जी मैडम। सर्वेंट की बात सुनकर काव्या ने खुशी से कहा, क्या आप हमें वहां पर लेकर चलोगे। काव्या को देखकर सर्वेंट ने कहा, जी मैडम। आदित्य ने उन सभी से कहा था कि काव्या जो कुछ भी कहे उन्हें उसकी बात माननी है, इसलिए सर्वेंट ने काव्या को मना नहीं किया। कुछ देर बाद काव्या गाड़ी में बैठी हुई थी और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। काव्या मुस्कुराते हुए कैलिफोर्निया की सड़कों को देख रही थी। उसने खुद से कहा, कितना खूबसूरत है ये शहर। करीब 1 घंटे के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रोक दी। काव्या ने ड्राइवर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप चले जाइए, हम उनके साथ ही वापस आ जाएंगे। ड्राइवर ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, जी मैडम। काव्या जल्दी से ऑफिस के अंदर आ गई। रिसेप्शन एरिया पर बैठी लड़की की तरफ देखकर उसने मुस्कुराते हुए इंग्लिश में कहा, मुझे आदित्य कपूर से मिलना है। वह कहाँ पर है। काव्या काफी प्यारी लग रही थी। इस वक्त उसने पिंक कलर का क्रॉप टॉप और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहना हुआ था। उसके चेहरे के धब्बे लगभग 95% मिट चुके थे। उस रिसेप्शनिस्ट ने काव्या की तरफ देखकर
एरोगेंट आवाज में कहा। डिड यू नो यू? हु इज ही? उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उन्हें जानते हैं, प्लीज आप हमें अंदर जाने दीजिए। काव्या की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट हंसने लगी। उसने हंसते हुए इंग्लिश में कहा, लगता है तुम उनकी कोई दीवानी हो। वैसे भी हमारे सर के कई दीवाने हैं। सर काफी टाइम बाद लंदन की इस ब्रांच में आए हैं, इसलिए अगर मैं तुम्हारे जैसी किसी स्टूपिड लड़की को उनके पास भेज दिया तो वह गुस्से से मुझे ही ऑफिस से निकाल देंगे। इसलिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं गार्ड से कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने के लिए कह दूंगी। उस रिसेप्शनिस्ट की एरोगेंट आवाज सुनकर अब काव्या को भी गुस्सा आने लगा। अब तक काव्या शांति से बात कर रही थी क्योंकि वह कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, पर अब यह रिसेप्शनिस्ट हद से आगे बढ़ रही थी। इसलिए काव्या ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, मैं उन्हें जानती हूँ। एक बार उन्हें कॉल करके बताओ कि काव्या उनसे मिलने के लिए आई है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। काव्या की बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए कहा, और मैं क्यों उन्हें कॉल करके बताऊं कि एक इडियट लड़की उनसे मिलने के लिए आई है, ताकि वह गुस्से से मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दें। मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसलिए सीधे तरीके से यहाँ से चली जाओ, वरना धक्के मारकर यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। फिर बाद में तुम्हारी इंसल्ट होगी। काव्या उस लड़की की बात सुनकर समझ गई कि वह लड़की उसे अंदर नहीं जाने देने वाली। इसलिए काव्या ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर आदित्य का नंबर डायल किया, पर आदित्य उसका कॉल नहीं उठा रहा था। अब काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने गुस्से से खुद से कहा, मुझे आने से पहले उन्हें कॉल करना चाहिए था, पर अब मैं क्या करूं? यह स्टूपिड लड़की तो मुझे जाने ही नहीं दे रही है। अभी काव्या ये सब सोच ही रही थी कि वह क्या करे, तभी उसका ध्यान लिफ्ट से बाहर आ रहे अंकित पर गया। अंकित को देखते ही काव्या की आंखों में चमक आ गई। काव्या ने जोर से कहा, अंकित। उसके चिल्लाने की वजह से फर्स्ट फ्लोर पर काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज का ध्यान उसकी तरफ चला गया। इतनी खूबसूरत इंडियन लड़की को देखकर सभी उसे ही देखने लगे। वहीं अंकित ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने पलटकर देखा तो उसे रिसेप्शन पर काव्या खड़ी दिखाई दी। काव्या को देखकर उसने जल्दी से काव्या की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहीं रिसेप्शन पर बैठी लड़की गुस्से से काव्या से कुछ कहने ही वाली थी, क्योंकि अंकित की भी यहाँ पर काफ़ी रिस्पेक्ट थी। पर जब उसने देखा कि अंकित काव्या की तरफ ही आ रहा है, तब उसने खुद से कहा, लगता है अब सर ही इसको सबक सिखाएंगे। अभी वह यह सोच ही रही थी कि तभी अंकित जाकर काव्या के सामने खड़ा हो गया। उसने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, जी मैडम बोलिए, और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अंकित को इस तरह से काव्या के सामने सिर झुकाता देखकर और उसे मैडम कहता देखकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की हैरानी से काव्या को देखने लगी। अब उसे डर लग रहा था। काव्या ने कहा, हमें आदित्य से मिलना है। हमें उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वह हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ये लड़की हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। काव्या का इशारा देखकर अंकित ने गुस्से से उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लेडी बॉस को यहाँ पर रोकने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अंकित की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उस लड़की ने डरते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता था कि ये हमारी लेडी बॉस हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अंकित गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि काव्या ने उस लड़की को देखकर शांति भरी आवाज में कहा, अगली बार से किसी को भी उनके कपड़े से जज करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि सिर्फ कपड़े शरीर ढकने के काम करते हैं, इंसान की नियत नहीं। इतना कहकर काव्या ने अंकित से कहा, छोड़ो इसे, मुझे पहले आदित्य से मिलना है। प्लीज आप मुझे उनके पास लेकर चलिए। काव्या की बात सुनकर अंकित ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, जी मैडम चलिए। कुछ देर बाद वह लोग 25th फ्लोर पर पहुंच चुके थे, जहां पर इस वक्त आदित्य का केबिन था। अंकित ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैडम सर अंदर ही हैं, आप चली जाइए। अंकित की बात सुनकर काव्या ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। भाई अंकित जिस काम के लिए नीचे गया था, वापस उस काम के लिए चला गया। केबिन के बाहर पहुंचकर काव्या ने धीरे से खटखटाया तो अंदर से उसे एक एरोगेंट आवाज सुनाई दी, कमिंग। इस आवाज को सुनकर काव्या ने खुद से कहा, कितने खड़ूस तरीके से किसी को भी अंदर आने के लिए कहते हैं। उनकी आवाज सुनकर ही सभी लोग डरकर यहाँ से भाग जाएं और वापस कभी दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ही ना करें। काव्या ने खुद से कहा और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने देखा कि आदित्य अपनी कुर्सी पर बैठकर काफी सीरियस तरीके से काम कर रहा है।
काव्या ने धीमी आवाज में कहा, हमें आपसे बात करनी है। काव्या की आवाज सुनते ही आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और काव्या को देखकर उसने कहा, तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो? उसकी आवाज बिल्कुल शांत और ठंडी थी, पर काव्या को आदित्य की ऐसी आवाज की आदत हो गई थी। उसने कहा, हमने कहा ना, हमें आपसे एक बात करनी है। आदित्य ने कहा, ठीक है, इधर आओ। काव्या धीमे कदमों से चलकर आदित्य के सामने खड़ी हो गई। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ये देखकर काव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ और बताओ क्या बोलना था तुम्हें। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, जो कुछ भी अभी टीवी पर चल रहा है वह सब क्या आपने किया है? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, क्या सब चल रहा है और क्या किया मैंने? काव्या ने कहा, उस दिन जो लड़की हमें मॉल में मिली थी और जिसने हमारे साथ वह सब कुछ किया था, उस लड़की की बातें टीवी पर चल रही हैं। उसके बारे में कई सारी न्यूज़ टीवी पर दिखाई जा रही हैं। वह तो रॉयल फैमिली की राजकुमारी है ना, फिर उसके साथ यह सब कुछ कौन कर सकता है? और उस दिन आपने उसके भाई को वार्निंग दी थी, क्या यह सब आपने किया है? काव्या ने आदित्य की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उससे सवाल किया। काव्या का सवाल सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? आदित्य की मुस्कुराहट में ही उसका जवाब छुपा हुआ था, यह सोचकर कि जो कुछ भी टीवी पर दिखाया जा रहा है उन सबके पीछे आदित्य का हाथ है। काव्या ने घबराते हुए कहा, आपने ये सब क्यों किया? आप जानते हैं ना, वह नॉर्मल लोग नहीं हैं, वह रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया तो? और इस वक्त हम उनके देश में हैं, ना कि हम अपने इंडिया में हैं। आपने ये सब क्यों किया? काव्या को घबराते हुए देखकर आदित्य ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? काव्या ने डरते डरते कहा, हमें आप पर बहुत यकीन है, पर हम इस वक्त किसी और की कंट्री में मौजूद हैं और वह लोग यहाँ के रॉयल फैमिली के मेंबर हैं और आपने उनके खिलाफ ही ये सब कुछ कर दिया है। हो सकता है कि वह आपके साथ कुछ कर दें और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से यह सब कुछ आपके साथ हो। आपने क्यों किया ये सब? हम तो बस आपकी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी आपने हमारे लिए इतनी बड़ी मुश्किल को गले लगा लिया। काव्या की बात सुनकर भी आदित्य ने कुछ नहीं कहा। काव्या ने कहा, प्लीज ये सब बंद करवा दीजिए, हम आपको किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते। काव्या बार बार आदित्य से यही सब कह रही थी। उसके चेहरे पर आदित्य अपने लिए चिंता देख सकता था, जो कि बस उसकी दादी वसुधा जी के चेहरे पर हमेशा होती थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे लिए टेंशन हो रही है कि वह लोग मुझे मार ना डालें? यह कहकर आदित्य मुस्कुराने लगा। वही उसकी बात सुनकर काव्या ने रोते हुए उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, ऐसी बातें मत कीजिए। काव्या को रोता देखकर आदित्य ने कहा, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। आदित्य कपूर कोई मामूली इंसान नहीं है। तुम अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए तुम डर रही हो। अगर मैं चाहूँ तो रॉयल फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता हूँ, पर मैं उन्हें धीरे धीरे झटका दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी इंसल्ट उन सभी ने नहीं, बल्कि उस क्रिस्टीना ने की थी, इसलिए मैंने रॉयल फैमिली को टारगेट करने की जगह उसे टारगेट किया है। रॉयल फैमिली चाहकर भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए टेंशन लेना बंद करो। आदित्य की बातें सुनकर काव्या ने कहा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? कशीना उनकी बेटी है, अगर आपने उसके साथ भी कुछ किया है, फिर भी वह लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वह लोग उस इंसान को जान से मारना चाहते होंगे। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि सबके पीछे आप हो तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज हमें इंडिया जाना है, अभी के अभी इंडिया चलिए। काव्या ने छोटे बच्चों की तरह रोते हुए आदित्य से कहा। काव्या की बातें सुनकर आदित्य काव्या की तरफ देखने लगा। उसे काव्या की आंखों में खुद के लिए परेशानी, चिंता नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम इंडिया चलते हैं, पर मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। आदित्य की बातें सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप बात क्यों नहीं मानते? आप यह सब कुछ हमारे लिए क्यों कर रहे हो? हमारे लिए इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो आप, जबकि हम दोनों का तो कोई रिश्ता भी नहीं है। काव्या ने इतना कहा ही था कि आदित्य ने कहा, तुम क्यों बार बार भूल जाती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, पर तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। काव्या आदित्य की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, मैं अपनी चीजों को भी किसी को हाथ नहीं लगाने देता।
और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मारकर मेरी इंसल्ट की है, तो उसे इसका हिसाब चुकाना ही होगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या उसकी तरफ ही देख रही थी। आदित्य ने धीरे से आगे बढ़कर काव्या के गाल पर किस करते हुए कहा, यहीं पर थप्पड़ मारा था ना उसने। इतना कहकर उसने दूसरे गाल पर भी उसी जगह पर किस कर दिया। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी। आदित्य के होंठों को अपने गालों पर महसूस करते ही उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आदित्य ने उसके दोनों गालों पर किस किया और उसे छोड़ दिया। उसने मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देखा और कहा, अपनी आंखें खोलो। काव्या ने अपनी आंखें खोली और आदित्य की तरफ देखा। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए उसने कहा, हमें घर जाना है। आदित्य ने उसको देखते हुए कहा, पहले बिना बताए आ गई और अब आने के बाद इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो? बैठो। वैसे भी घर पर क्या ही करोगी? 2-3 घंटे बाद हम खुद घर चले जाएंगे। लंच टाइम हो चुका है, हम साथ में ही लंच करते हैं। इतना कहकर आदित्य ने किसी को कॉल करके केबिन में लंच लाने के लिए कह दिया। उसने सब कुछ वेजिटेरियन ऑर्डर किया था, क्योंकि काव्या वेजिटेरियन थी। जब से काव्या उसके साथ रहने लगी थी, आदित्य ने काफी हद तक नॉनवेज खाना बंद कर दिया था। अगर उसे कभी नॉनवेज खाना भी होता था तो वह बाहर खाता था। आदित्य ने काव्या को सोफे पर जाने का इशारा किया और अपनी फाइल बंद करने लगा। काव्या उसकी गोद से उठकर जल्दी से सोफे पर आकर बैठ गई। उसे अभी भी शर्म आ रही थी। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर ये याद करते ही कि थोड़ी देर पहले आदित्य ने उसके गाल पर किस किया था, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। आदित्य ने भी अपनी फाइल बंद की और सोफे पर आकर बैठ गया। उसने साइड से रिमोट उठाया और एक बटन प्रेस कर दी। अगले ही पल वहां पर एक टीवी ऑन हो गई। काव्या ने देखा तो वहां पर एक बड़ी सी टीवी लगी हुई थी। एक लड़की होने के नाते काव्या को कहीं ना कहीं कृष्णा के लिए बुरा लग रहा था, पर अब काव्या कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ देख रही थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे मेरा बदला लेने का यह तकनीक बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, पर मुझे ये करना ही पड़ा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने खुद से कहा, किसी को इस तरह से जलील करना इन्हें बोरिंग लगता है, तो फिर इनके लिए इंटरेस्टिंग क्या होगा? काव्या ने खुद से पूछा। काव्या ने मनी मन सब कुछ कहा था। तभी आदित्य ने कहा, मेरा बदला लेना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये तुम सोच भी नहीं सकती। क्रुएल्टी की हर एक हद पार हो जाती है, जो कि तुम देख नहीं पाओगी। इसलिए अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। आदित्य की बात सुनकर काव्या फिर से उसे घूरने लगी। उसने मनी मन कहा, पता नहीं ये इंसान हमारे मन की बातें कैसे समझ जाता है। आदित्य ने टीवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतनी जोर जोर से सोचोगी तो कोई भी तुम्हारे दिल की बातें समझ ही लेगा। काव्या ने इस बार कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वह समझ गई थी कि इंसान हमेशा उसकी सारी बातें आसानी से समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त रॉयल पैलेस लंदन में, पूरे पैलेस में इस वक्त गुस्से भरी आवाज सुनाई दे रही थी। लंदन के राजा और क्रिस्टीना और विलियम के पिता किंग चार्ल्स ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वेयर इज क्रिस्टीना? उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर उनकी वाइफ और लंदन की क्वीन कैथरीन ने कहा, वह अपने रूम में है, वह बाहर ही नहीं आ रही है। किंग ने गुस्से से कहा, प्रिंस विलियम कहाँ है? उन्हें कहो कि ये सब अभी के अभी दबाएं। इस तरह से हमारी बहुत इंसल्ट हो रही है। कितने लोग कॉल करके हमें इस सब के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे परिवार की इज्जत पूरी तरह से उछाली जा रही है और किसने यह सब करवाया है, उसका पता लगाओ और सबसे पहले हमें क्रिस्टीना से मिलना है। उसे बुलाओ अभी के अभी यहाँ पर। किंग चार्ल्स ने बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहा। उनकी आवाज सुनकर उनकी वाइफ क्वीन कैथरीन भी डर गईं। वहीं क्रिस्टीना इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था और इस वक्त क्रिस्टीना से इतनी बड़ी गलती हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके इतने प्राइवेट मूवमेंट्स किसके हाथ लग गए और किसने ये सब किया। अगर किसी को उसे ब्लैकमेल करना होता तो वह लोग उसे पैसों की डिमांड कर सकते थे, पर यह सीधा सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गए थे। इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उसके साथ दुश्मनी निभाकर ये सब कर रहा है। वह इसी उधेड़बुन में थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और अपने डैड किंग चार्ल्स से भी डर बहुत लग रहा था। वहीं किंग विलियम को जब पता चला कि उसकी बहन के साथ यह सब कुछ हो रहा है, वह गुस्से से पागल हो गया। उसकी कंपनी के शेयर भी तेजी से गिर रहे थे।
और उनके परिवार के इंसल्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसने अपने असिस्टेंट टोनी की तरफ देखते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ कि यह सब किसने किया है। मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने रॉयल फैमिली पर हाथ डालने की हिम्मत की है। विलियम की बात सुनकर टोनी ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। इस वक्त विलियम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चारों तरफ उनके परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा था। जिस रॉयल फैमिली के सामने कोई अपनी जबान खोलने की भी हिम्मत नहीं करता था, अब वही लोग उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। विलियम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है मैं उसे जिंदा जला दूंगा। विलियम अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने गुस्से से मोबाइल उठाया, पर मोबाइल को हाथ में लेते ही उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने खुद को शांत किया और कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से उसके डैड किंग चार्ल्स ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम कहाँ हो विलियम्स? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह न्यूज़ में क्या चल रहा है? चार्ल्स की बात सुनकर विलियम ने शांति से कहा, डैड आई नो, मैं उसका ही सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बाहर हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी मैं सब कुछ न्यूज़ से हटवा दूंगा। और जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। विलियम की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने गुस्से से कहा, क्या कह रहे हो तुम? मैं टेंशन ना लूं? रॉयल फैमिली की इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई। मैं तुमसे और तुम्हारी बहन से 1000 बार कहा था, जो कुछ भी करना है इस तरह से करो कि कभी किसी को भनक भी ना लगे। पर आज तुम्हारी बहन की करतूतों की वजह से हमारी इज्जत पर दाग लग गया है। हर कोई हमारी फैमिली पर उंगली उठा रहा है। अपने डैड की बात सुनकर विलियम ने शांति से कहा, आई नो कि काफी कुछ बिगड़ चुका है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज आप कैटरीना पर गुस्सा मत कीजिए। आप जानते हैं ना, वह गुस्से में अपने साथ कुछ भी कर सकती है। विलियम की बातें सुनकर चार्ल्स ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं? चुपचाप जल्दी से इस मैटर को हैंडल करो। अगले 1 घंटे के अंदर ये सारी वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। अगर दोबारा किसी ने ब्रॉडकास्ट करने की हिम्मत की तो उसकी जान ले लो। किंग चार्ल्स की बात सुनकर विलियम ने कहा, ओके डैडी, आपने जो कहा है मैं वही करूँगा। इतना कहकर किंग चार्ल्स ने कॉल कट कर दिया। उनके बगल में ही क्वीन कैथरीन खड़ी थी। उन्होंने घबराते हुए कहा, सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाएगा ना? कैथरीन की बात सुनकर चार्ल्स ने गुस्से में कहा, यह सब कुछ हमारी ही गलती है। हमने अपने बच्चों पर अगर थोड़ी सी भी लगाम लगाई होती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। क्रिस्टीना कहाँ है? कैथरीन ने घबराते हुए कहा, वह अपने रूम का दरवाजा ही नहीं खोल रही है। कैथरीन की आवाज़ सुनकर किंग चार्ल्स ने कहा, ओके, चलो मुझे उसके साथ बात करनी है। मुझे जानना है कि कौन है जिसके साथ उसने दुश्मनी मोल ली है, ताकि हमें दुश्मन का पता लगाने में आसानी हो। चार्ल्स की बात सुनकर कैथरीन ने कहा, ठीक है चलिए। कुछ ही देर में दोनों क्रिस्टीना के रूम के बाहर आकर खड़े हो गए। क्वीन कैथरीन ने कहा, क्रिस्टीना बेटा दरवाजा खोलो। पर अंदर से क्रिस्टीना ने कुछ नहीं कहा। अब क्वीन कैथरीन ने घबराते हुए किंग चार्ल्स से कहा, क्रिस्टीना दरवाजा नहीं खोल रही। किंग चार्ल्स ने कहा, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं। कुछ ही देर में एक रॉयल सर्वेंट अपने हाथ में उस रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर आ गया। चार्ल्स ने उस चाबी से दरवाज़ा खोला और किंग चार्ल्स और क्वीन कैथरीन अंदर आ गए। जैसे ही वह लोग अंदर आए, उनका ध्यान कमरे की अस्त व्यस्त हालात पर गया। पूरे कमरे का सामान टूटा फूटा था और क्रिस्टीना बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले इस कमरे में भूकंप आया हो। क्वीन कैथरीन ने गुस्से से कहा, क्रिस्टीना, ये सब क्या है? अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर क्रिस्टीना ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, और जैसे ही उसने अपनी मॉम को देखा, वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और सीधा जाकर अपनी मॉम से लिपट गई। उसने अपनी मॉम को कसकर पकड़ते हुए कहा, मॉम, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कैथरीन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई और तुम्हारे डैड जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। अपनी मॉम की बात सुनकर कैटरीना ने रोते हुए कहा, पर ये सब मेरे साथ किसने किया मॉम? उसने इतना कहा ही था कि किंग चार्ल्स ने गुस्से से कहा, कैटरीना, मुझे बताओ कि तुमने इतने दिनों में किस किस के साथ पंगे लिए थे? तुमने कितने लोगों को अफोर्ड किया था? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बेफजूल में लोगों के साथ उलझना बंद करो? तुम्हारी वजह से पहले ही हमारे बिजनेस को कितना नुकसान हो चुका है।
ये बात तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी लोगों को परेशान करना तुमने नहीं छोड़ा। अब न जाने कौन सा तुम्हारा दुश्मन हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। किंग चार्ल्स की बात सुनकर क्रिस्टीना ने रोते हुए कहा, डोंट नो, ये सब किसने किया है? मैंने किसी को भी अफर्ड नहीं किया है। डैड, आई श्योर। क्रिस्टीना को इतना रोता देखकर क्वीन कैथरीन ने कहा, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं? देखिए वे कितना ज्यादा रो रही है। कैथरीन की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने कहा, जो हमारी बदनामी हो रही है उसका क्या? तुम्हें वह दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें बस इसके आंसू दिखाई दे रहे हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।